हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल नया है, ठीक है? इससे पहले वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था उससे बिल्कुल अलग है और हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमओटी भी कहा जाता है, ठीक है जी? तो इस पर आज हम खुल के बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें सबसे पहले इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी को प्रपोज़ किया था 2 साइंटिस्ट का हमारे पास नाम आता है। एक का नाम है हुंड एंड दूसरे का नाम है मुलिकाइन, ठीक है जी? तो 1932 में प्रपोज़ किया था। जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो 1927 में आया था। तो 27 1927 में और उसके बाद 1932 में ये वाला थ्योरी आया था। बाद में इस थ्योरी को प्रेज़ेंट किया था। हमने जो पहले बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ या शेप के बारे में तो बता रहा था, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी हमें नज़र आता था मॉलिक्यूल के अंदर ख़ास तौर पर, जिसको वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल क्यों शो करता है, ठीक है? डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो उसका नेचर डिफरेंट क्यों होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बॉर्न ऑर्डर के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफ़ी एक्सप्लेन करता है, जबकि वेलेस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई बॉन्ड ऑर्डर जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक है? तो वहाँ पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स का तो बता दिया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद फॉर्म होता है ना, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है ना, इट इज़ स्टेबल, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम He2 की बात करें तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं वो हमारे पास वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन तमाम चीज़ों को ना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, ये थ्योरी जो है ना काफ़ी एक्सेप्टेबल है और इसको काफ़ी हद तक आज भी हम फॉलो करते हैं। सो कम टू द मेन पॉइंट, हम बात करते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स की, ठीक है? जिस तरह हमने वीबीटी में डिस्कस किया था। तो देखो, इसका जो मेन पोस्टुलेट, यहाँ पर मैंने 4 मेन पोस्टुलेट लिखा है, तो इस पर अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इन 4 पोस्टुलेट के ऊपर। तो हमारे पास इस थ्योरी के मुताबिक मैंने यहाँ पर लिखा है, ज़रा हम इसको पढ़ते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी? तो एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है जी? ये पहला बात यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है। दूसरी बात ये है ना कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो जाता है। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, अब हम उस पे बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसका जो जब ये एटम कंबाइन होता है ना, सो कॉम्बिनेशन के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल का नेचर खत्म हो जाता है, अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक है बेटा? जो थर्ड चीज़ मैंने लिखा है वो ये है कि जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है? तो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हुए नज़र आते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हुए नज़र आते हैं, जिनका एनर्जी क्या होता है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है? मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल लिखा है, तीनों जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बात की है ना, तीनों यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है। देखो, सबसे पहला पॉइंट था एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये भी 1s हाइड्रोजन का मैंने दिखाया है, 2 एटम है, दोनों का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा? तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके, ठीक है, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे कि एक मैंने नीचे दिखाया, एक ऊपर दिखाया ना, ये न्यू ऑर्बिटल्स हैं। इनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी है ना वो लॉस्ट हो जाता है, यानी अब जो प्रॉपर्टी होगी ना वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, मैंने ये जो एरो दिखाया है इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, नीचे लो है, ऊपर जो एरो का निशान है ये हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दो टाइप के हमें यहाँ पर एनर्जी लेवल बनते हुए नजर आते हैं। एक को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम होती है, मैंने यही लिखा है ना। देखो, ये जो हमने नीचे दिखाया है ना,
इट रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हमेशा कम होता है। और दूसरा जो एनर्जी जिसका हाई होता है, जिसको मैंने ये जो सेंटर दोनों मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा है ना दोनों की कॉम्बिनेशन से, तो इससे नीचे वाले लो है, इससे ऊपर वाले हाई है, ठीक है जी। तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को जो नाम दिया गया उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। तो 3 बातें यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये 2 एनर्जी लेवल बन गए। अब इसके बाद मैं ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स के, ठीक है, ये 2 कंबाइन हुआ है ना, बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। यानी इलेक्ट्रॉन सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से ये जो नया ऑर्बिटल बना है ये काफ़ी स्टेबल होता है और इसका एनर्जी कम होता है। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग बनता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो साइड वाइज होता है, दोनों साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, ये एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल है, बट इट इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन जो बीच में डॉट दिखाया हुआ है, इट इज प्रेजेंट एट द साइड लाइन, साइड पे कंसंट्रेटेड है। तो इस वजह से जब साइड पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये बन जाता है, इसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 रूल्स फॉलो होंगे जो हमने पीछे डिस्कस किया था। पहला जो रूल फॉलो होगा वो अफबाउ के हिसाब से होगा, ठीक है जी, यानी पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल होंगे, उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल फिल होंगे। दूसरा पाउली के हिसाब से भी होता है, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन को ये फॉलो करता है। और थर्ड जो हमने रूल के हिसाब से एक वीडियो बनाया हुआ है ना, रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको ज़रूर देखना है अगर आपने इसको समझना है तो, ठीक है। और तीसरा जो है ना हुन्स रूल, यानी इन 3 रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे, ठीक है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन हम इसमें अंदर रखते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जब प्लेसिंग करते हैं तो एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और हुन्स रूल के हिसाब से अगर नए ऑर्बिटल्स में जगह हो तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ रहेगा रेदर देन अपोजिट स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल। तो ये जो रूल बताया ना, उसी हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके लास्ट पास्टुलेट के ऊपर, जो कि है ओवरलैपिंग के हिसाब से, ठीक है, यानी जब नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो इसके नए ऑर्बिटल्स बनने में 2 तरह के ओवरलैपिंग होता है। एक ओवरलैप को कहते हैं हेड टू हेड और दूसरे को कहा जाता है साइड वे या साइड टू साइड ओवरलैप। जिस तरह से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। और हेड टू हेड अप्रोच में ना अगर हम बात करें तो हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग होता है, पी पी ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, और सॉरी पी एक्स और एस पी ओवरलैपिंग होता है। तो हेड टू हेड ओवरलैप ये होता है। और साइड वे जो ओवरलैपिंग होता है या साइड वे अप्रोच में क्या होता है, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ, ठीक है जी। तो इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है ना, इसको कहा जाता है साइड वे। तो हेड टू हेड में हमेशा हमेशा क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमने कहा था हेड टू हेड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा। और साइड टू साइड में हमेशा क्या, कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हेड टू हेड अगर ओवरलैप हो रहा है ना, तो हम उसे कहेंगे सिग्मा, सिग्मा 1s, अगर 1s मिल रहा है तो 2s मिल रहा है तो सिग्मा 2s बात करेंगे, ठीक है। और अगर साइड टू साइड मिल रहा है तो हम कहेंगे पाई 2py, पाई 2pz, इस तरह से पाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना अलग तरीके का कन्फिग्रेशन होता है। अब लास्ट यहाँ पर मैं एक बात करूंगा पास्टुलेट के हिसाब से, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसके लिए ना हम जैसे अभी मैंने बात की थी ना, कन्फिग्रेशन लिखते हुए सिग्मा पाई हम लिखते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम लिखेंगे सिग्मा अगर हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा हो तो, अगर साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा हो ना, तो हम उसके लिए लिखेंगे पाई, ठीक है जी, पाई। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, ठीक है। अगर इनके दरमियान अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉल कर रहा हो तो
अगर एंटी बॉन्डिंग में फॉल कर रहा हो तो हम सिग्मा के लिए, ठीक है जी, क्योंकि दोनों में फॉल कर सकते हैं, ठीक है, सिग्मा के ऊपर हम सिग्मा स्टार लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। और पाई अगर फॉल कर रहा है ना, यानी एंटी बॉन्डिंग में साइड टू साइड अप्रोच हो रहा है, तो हम उसके लिए पाई स्टार का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब वहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अभी जिस चीज़ के बारे में बताया वो मेन पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो 3 पहले हमने जो लिखा था ना कि वेयर वी कैन यूज़ एमओटी, तो इन तीनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक बिहेवियर, ये मैग्नेटिक नेचर। तो 2 तरह के मैग्नेटिक नेचर होते हैं, पैरामैग्नेटिक और दूसरा हमारे पास है एक पैरामैग्नेटिक नेचर, दूसरा डायमैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, हम एप्लीकेशन पर जब इसको यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उसका नेचर क्या होगा, उस पूरे मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, सारे पेयर्ड में हो, तो उसका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल का जब डायग्राम बनाएंगे तब ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि हम इसकी मदद से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यानी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो फार्मूला है ना, यहाँ जो मैंने लिखा है, इसको आपने याद रखना है कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, यानी जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, और नीचे साइड पे बने तो ये बॉन्डिंग है, ऊपर साइड पे बने तो ये एंटी बॉन्डिंग है, मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो, और एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको से माइनस कर देंगे। जैसे अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो हम 0 लिखेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो 1, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना, तो हमारे पास इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू डिसाइड करेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अगर 1 आए तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर यानी सिंगल बॉन्ड होगा, अगर इसकी वैल्यू 2 आए तो डबल बॉन्ड होगा, अगर इसकी वैल्यू 3 आए तो ट्रिपल बॉन्ड उन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर दरमियान मौजूद होगा। तो हम इस फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम कर सकते हैं। इसमें मैंने तीसरी जो बात यहाँ पर की थी वो क्या था, मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ बात की थी ना, हम स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं अगर यहाँ दिखाऊँ तो मैंने यहाँ लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी हम इसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन बाय स्टेबिलिटी, तो देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर की, इसी से आगे हम जाएंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हो तो शायद सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 आ जाए, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वो स्टेबल नहीं है, वो क्या है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। इस पर हम मजीद बात करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसकी मदद से आप स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। अब मैं ज़रा इसके लास्ट टॉपिक की तरफ जाऊँगा। इसकी एप्लीकेशन पर मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक ये कंसंट्रेट या बहुत ही लंबा एक टॉपिक है, तो उसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो ज़रा मैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ, जो कि मेरे पास है, ये मैंने लिखा है, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। ये आपने समझना है। अब जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी इससे पहले कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है ना, 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, इसी तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 4s, 3p, इस तरह से 3d आगे आगे बढ़ता रहेगा, 4s फिर 3d, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम ग्रेड 9 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब नए बनते हैं ना, तो हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल तो लॉस्ट हो जाता है, इसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाते हैं। जो नए बनते हैं ना, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब नया बनता है तो उस पे ये कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करता, उसका अपना अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपने जुबानी
याद रखनी है, मेमोरी में डाल के रखना है इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए यूज़ होगा, और ये जो नीचे वाला है ना, ये हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी अ, ये तो थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ग्रुप ऑक्सीजन होता है 6 में और फ्लोरीन होता है 7 में, 7 ग्रुप में होता है ना। तो इससे नीचे जितने भी होंगे ना, यानी 5, 3, 2, उसके लिए आप नीचे वाले यूज़ करेंगे, फिर 6, 7, इससे ऊपर 8 की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाता, स्टेबल होता है। तो इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों ग्रुप में, उसके लिए आप ऊपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको याद रखो। देखो बेटा, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लो एनर्जी है, फिर हाईएस्ट एनर्जी है। तो देखो सिग्मा 1s सबसे पहले फिल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, ठीक है? 2 से ज़्यादा आपने रखना ही नहीं है। तो 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, फिर पाई 2py इक्वल है पाई 2pz। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी बराबर। फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, दोनों की एनर्जी इक्वल, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई स्टार 2pz, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसका होता है और सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s का होता है, ठीक है? तो नीचे से आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाएंगे। अब देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, यानी 6 पीरियड से नीचे, 6 ग्रुप से जो नीचे होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 तो सेम है, पहले 4 जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py पाई 2pz से ज़्यादा होता है। तो आप पाई 2py पाई 2pz को पहले लिखोगे, फिर सिग्मा 2px, फिर इससे आगे दोबारा से दोनों का सेम। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, पाई 2 सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, ठीक है? इन दोनों का जो जगह है ना, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यही सबसे बड़ा सवाल हमें हमारे सामने आता है कि क्यों चेंज करने की ज़रूरत आई। तो देखो बेटा, छोटा सा इसमें एक रीज़न हमारे पास है। जो हमारे पास 6 ग्रुप से नीचे जो होते हैं ना, उनके 2s और 2p ऑर्बिटल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, लो होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होता है ना, किसी भी हर मॉलिक्यूल में होता है, तो लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है? और इंटरमिक्स होने के नतीजे में जो हमारे पास सिग्मा 2px है, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है पाई 2py पाई 2pz से। तो ये बाद में फिल होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये बाद में फिल होता है, और ये दोनों जिसकी एनर्जी पहले जितना था उतना ही है, लेकिन इसका एनर्जी बढ़ गया है, तो ये पहले फिल होता है, फिर ये बाद में फिल हो जाता है। सो यहाँ पर एक छोटा सा रीज़न है, और इसको आपने याद रखना है, ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने भी कंसेप्ट थे, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसकी पोस्टुलेट्स की बात की, फिर बॉर्न ऑर्डर की, मैग्नेटिक नेचर की, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इन तमाम कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, तब हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तब आपको ये जो कंसेप्ट है ना, वो मज़ीद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।